बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिबेट टाइम में खुश आमदेद। पिछले दिनों बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पे एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें आने वाले 10 सालों में 10 ऐसी नौकरियों के बारे में बताया गया है जो आपका फ्यूचर तब्दील कर सकती हैं। ये जो जॉब्स हैं ये ज़्यादातर आईटी और कंप्यूटर साइंस से जो है वो मुंसलिक हैं, और इस सिलसिले में हम हमारे साथ मौजूद हैं रिजा सफदर। एक मल्टीनेशनल कंपनी है दुबई की जिसमें वो जॉब कर रही हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, और बड़ी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रही हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये जो जॉब्स हैं ये क्या हैं, उनकी डिटेल जो है उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी रिजा, ये बताइएगा जो बीबीसी उर्दू ने ये जो 10 जॉब्स जिनके बारे में बताया गया है कि आने वाले वक्तों में इनकी बहुत अहमियत है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ एन ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट किया टू टॉक विद यू ऑन योर चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड वार्म वेलकम। तो ये ज़रा बताइएगा, ये जो जॉब्स हैं जिनके बारे में ये आर्टिकल शाया हुआ है, इनकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? अच्छा, हमारे यहाँ पे ना दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक तरफ होते हैं पेरेंट्स जिनकी कोई विश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो ये करे, ये बनेगा, ये करेगा, इस तरह से। और एक तरफ होते हैं बच्चे, उनकी भी अपनी कोई विशेज़ होती हैं। लेकिन दोनों ना ये भूल जाते हैं कि स्कोप क्या है। स्कोप किस लेवल पे, स्किल्स लेवल पे भी, कोर्स लेवल पे भी और अर्निंग लेवल पे भी। डेफ़िनेटली हमारे लिए ज़्यादा मैटर तो अर्निंग ही करती है। तो हम ये सब भूल जाते हैं, और पाकिस्तान में तो ये बहुत नॉर्मल है। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते ना जॉब मार्केट में जाके, आपको तब तक आइडिया ही नहीं होता कि यार आप इतने सालों से कर क्या रहे थे। अब जैसे अगर मैं आज की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने आपके मैट्रिक किया है, अभी किया है, या इंटरमीडिएट किया है, तो अगर मैट्रिक उसने किया है तो उसके बाद 2 साल का उसका इंटरमीडिएट, 4 साल की उसकी ग्रेजुएशन, 6 साल बाद जाके वो इस काबिल बनेगा कि वो कोई जॉब करेगा, या वो उससे पहले भी अगर कर लेता है तो दैट डजंट मैटर, दैट इज़ लाइक समथिंग समथिंग एल्स। तो हम जो है ना ये भूल जाते हैं कि यार आज से 6 साल बाद, आज से 4 साल बाद वो कौन-सी चीज़ होगी जिसकी सबसे ज़्यादा माँग होगी मार्केट में, जो हमें जो हमें सीखनी है, जो हमें पढ़नी है। किस किस्म की जॉब्स और स्किल और एजुकेशन का फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? अगर मैं आपके फ्यूचर को और आपकी जो एजुकेशन है, उसको एक वर्ड में सम अप करूँ, तो वो वर्ड होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल मतलब डे बाय डे आप कहें कि बहुत ज़्यादा तरक्की करती जा रही है। आपका फ्यूचर, आपका प्रेज़ेंट सब कुछ इसी में लाई करता है। मैंने बहुत जगह पे ये पढ़ा भी है और बहुत जगह पे ये सुना भी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई और मशीन लर्निंग, ये आपके जो वर्कर हैं, ह्यूमन वर्कर्स हैं, इनको रिप्लेस कर देगी। लेकिन नहीं, मैं एक बात, मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये है, और जो कि बिल्कुल 100% सही है, कि ये आपको तब रिप्लेस करेगी जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस हो गया है अभी एक नया जो है वो एआई टूल जनरेट हुआ है चैट जीपीटी के नाम से। तो वो इतना हेल्पफुल है कि लाइक आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो मुझे अगर जो है मेरे पास एक मैथ का क्वेश्चन है ना, और मुझे उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, मैं अपना वही क्वेश्चन उसको उसको वहाँ पे लिख के प्रॉम्प्ट में दे दूँगी और वो मुझे उसका आंसर बता देता है। अगर मैंने अपनी कंपनी को कोई रेजिग्नेशन लेटर लिखना है, मैंने कोई जो है किसी को इन्विटेशन लेटर लिखना है, मैंने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, मैंने कुछ भी लिखना है, मैं वहाँ जाके उसको कहती हूँ कि यार राइट एन एप्लीकेशन फॉर मी फॉर द रेजिग्नेशन, और आगे मैं उसको बताती हूँ कि ओके दिस इज़ माई रीज़न टू रिज़ाइन, और दिस इज़ माई कंपनी नेम, दिस इज़ माई नेम। वो मुझे आगे सारा प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देता है कि ओके दिस इज़ योर लेटर, और आप उसको जो है वो आगे यूज़ करें। तो अगर मैं वो यूज़ ना कर रही होती तो क्या होता, मतलब मैं खुद बैठ के लिख रही होती, मैं सोच रही होती, मैं अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रही होती। तो इसका मतलब ये है कि एआई उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि उसको यूज़ करते हैं, जो कि उसको नहीं यूज़ करते ना, फिर डेफिनेट सी बात है वो उनको रिप्लेस कर देगी। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या चीज़ है, और इसके अलावा जो दूसरी जॉब्स हैं जिनका जिक्र किया गया है फ्यूचर में जिनकी मांग होगी, उनके भी बारे में ज़रा बताएं। फ्यूचर में जो सबसे ज़्यादा जिस प्रोफेशन की मांग होगी उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो अच्छा, हमें ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसमें आप लोग कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो कि एक्ट करती हैं ह्यूमंस की तरह।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया चैट जीपीटी के बारे में बताया ना, तो वो भी क्या कर रहा है, वो बेसिकली हमें हमारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दे रहा है। वो कैसे दे रहा है, हम मतलब अगर हम सोचें तो ये तो एक ह्यूमन कर सकता है ना, कि एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके वो हमें पूरा दे रहा है, वो हमें पूरा लेटर लिख के दे रहा है रेजिग्नेशन का, तो वो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहा है, तो वो बेसिकली एक ह्यूमन की तरह ही काम कर रहा है। तो हमें ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फैसिनेट करता है कि अच्छा इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। रोबोट्स होते हैं जो कि किस रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व कर रहे होते हैं, और अगर आप अब्रॉड चले जाएँ तो वहाँ पे आपके ये कारपेट क्लीन करने के लिए भी छोटे-छोटे से ना रोबोट्स होते हैं। तो वो बड़ा मतलब कि एक हमें फ़ैसिनेट करता है ये, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं है कि ये सब कैसे काम करते हैं। हमें से कोई सोचता ही नहीं होगा। तो बेसिकली ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये होता है कंप्यूटर साइंस के थ्रू। कंप्यूटर साइंस के थ्रू किस तरह से, प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब हमारे पास जो मशीन लर्निंग में और एआई में जो मेन सबसे मतलब कि ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, वो होती है पाइथन या जेंगो। तो हमें ये तो बताया जाता है कि एआई इस तरह से है, इस तरह से वर्क करती है, लेकिन हम वो सीखें कैसे? तो उसको सीखने का तरीका सिंपल क्या है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लोगे ना, तो आप भी चैट जीपीटी के जैसा एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उसको लॉन्च कर सकते हो, उससे अर्निंग भी कर सकते हो। अगर अब आप फेसबुक की बात करें, तो आप लोग कभी गौर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई परफ्यूम्स देख रहे हैं, आपने सर्च किया परफ्यूम्स को और आप वो देख रहे हैं, तो अगले ही सेकंड पे आपकी पूरी टाइमलाइन पे, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी आपको क्या होगा, सारे हर हर जगह परफ्यूम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आपकी प्रोफाइल मतलब उन सारे स्टोर से भर जाएगी जो कि परफ्यूम्स बेच रहे हैं। तो ये क्या होता है, वो अपने पास इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि वो आपके इंटरेस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। जब आपका इंटरेस्ट वो देख लेते हैं, तो फिर वो आपको उसी इंटरेस्ट की बेस पे प्रोडक्ट्स दिखाने शुरू कर देते हैं। तो ये सारा वो कैसे करते हैं, वो सारा एआई के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू करते हैं। और ये सब किस तरह से होता है, डेफिनेटली आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और फिर उसके थ्रू आप ये सारा कुछ जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो पाइथन के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और किसी एक को चूज़ करके उसमें मास्टर हो जाएँ, और आगे जो है उससे सर्व करें, चाहे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें या आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें। अच्छा, इनके अलावा भी दीगर जॉब्स हैं, उनके बारे में भी ज़रा बताएं। जो दूसरी बड़ी फ़ील्ड है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ जाना पड़ता है एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद। तो जब आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो आप वहाँ से सीखते हैं कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज़ कर सकते हैं, और फिर कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं कि इनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए कि आप जो है वो पॉल्यूशन को जो है वो रिड्यूस करें। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट फ़ील्ड है वो है बिज़नेस डेवलपमेंट, या जिसे बिज़नेस इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो जो एक बिज़नेस डेवलपर होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली एक फ़र्म में काम करता है या एक कंपनी में काम करता है, और वो उनको कस्टमर्स, क्लाइंट्स जिन्हें कहते हैं, ला के देता है। अब क्लाइंट्स क्या करते हैं, क्लाइंट्स के पास डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स होते हैं या उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर वो काम करवाते हैं, और इस तरह से वो उनको बिज़नेस जनरेट करके देता है बेसिकली। मतलब ज़ाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा एक बिज़नेस के पास क्लाइंट्स होंगे उतना ज़्यादा उसका बिज़नेस जनरेट होगा। तो ये एक बिज़नेस डेवलपर का जो है वो काम होता है। इसके लिए कोई डिग्री लेनी पड़ती है? इसके लिए कोर्सेज़ होते हैं, एफएससी के बाद बिज़नेस डेवलपमेंट के भी कोर्सेज़ इसके लिए होते हैं। लेकिन ना बहुत सारे लोग, बल्कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एफएससी के बाद, कंप्यूटर साइंस करने के बाद इस फील्ड में आ जाते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप एफएससी करने के बाद जो है वो थोड़ी सी बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लें, कुछ आप कोर्सेज़ कर लें लिंक्डइन से, कोर्सेरा से, तो आपको इस फील्ड की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इस पे काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भरे हुए हैं, और हालांकि मेरी जो डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मीनवाइल मैं बिज़नेस डेवलपमेंट भी कर लेती हूँ, मैंने बिज़नेस भी जनरेट करके दे देती हूँ। तो ये मैंने कहाँ से सीखा, सिर्फ यूट्यूब से सीखा। और इस फील्ड में ना सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना, वो ये होता है कि आपको एक फ़िक्स सैलरी तो मिलती है, लेकिन उस फिक्स सैलरी के साथ साथ हर प्रोजेक्ट के ऊपर आपका एक बोनस होता है कि अगर आप एक क्लाइंट लाए हैं और वो क्लाइंट का जो बजट है, लेट्स से वो $20,000 है, तो उसके ऊपर 20% कमीशन आपका होगा। तो ये फिर आप जो है, जब आप किसी फर्म में काम करने जाते हैं, आप उनके साथ डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसके साथ उसकी तरह अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। तो इसके बारे में, अगर आपने एफएससी के बाद आपने कंप्यूटर साइंस का कोर्स, कंप्यूटर साइंस करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स करना है, तो आप वो करें और बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एफएससी के बाद कोई मतलब कुछ होता है ना, पेरेंट्स कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी एजुकेशन, तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाएँ, आप वहाँ पे आपको इतने कोर्सेज़ मिल जाएंगे कि आप वहाँ से भी इसके बारे में कुछ सीख सकते हैं। फिर आप
एक्सप्लोर करें वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं। तो पहले आप जो है टेस्ट करें, ऐसे मतलब अपना कोई एक बिज़नेस बना लें, कोई छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर हाउस टाइप का बना लें, और फिर आप सोचें कि ओके मैं जो मेरा ये सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं यहाँ पे मोबाइल की सर्विसेज दूंगा, वेब की सर्विसेज दूंगा, एसईओ की सर्विसेज दूंगा। तो आप उसके लिए अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और फिर वहाँ से आप कस्टमर्स क्लाइंट्स लेके आते हैं। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपको लगे कि ओके मेरे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं एक बड़े फिल्म में काम कर सकता हूँ, तो आप अप्लाई करें। ये फील्ड इस तरह से वर्क करती है, और मतलब बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना क्या कहते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इजीली जो है वो इसको परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, ये क्या होता है? अच्छा, जो चौथे नंबर पे फ़ील्ड है जिसका फ्यूचर में स्कोप होगा ज़्यादा, वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो बेसिकली जो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को मैनेज करना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने देना। जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें, तो यहाँ पे हमारा बहुत सारा डाटा होता है। इसके अलावा बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो कि हम अगर उनसे फ़ोटोज़ खींचते हैं तो वो हमारी गैलरी की एक्सेस ले लेती हैं, जैसे कि स्नैपचैट। तो उनके पास एक्चुअली हमारी सारी गैलरी का डाटा होता है, और लेकिन वो उस डाटा को अपने पास सेव रखते हैं, हमारी प्राइवेसी को जो है वो इंश्योर करते हैं। लेकिन इसके अलावा उनको ये सब करने के लिए उनको किसी हैकर से या किसी और आउटसाइड किसी मतलब के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए सिक्योरिटी एनालिस्ट चाहिए होते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये इन सिक्योरिटीज़ को जो मैनेज करते हैं। बेसिकली इसके लिए आपके पास, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, तो आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर होना चाहिए। तो उसके बाद आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इस फील्ड को। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में ये वाली जो फ़ील्ड है, ये एक सेपरेट फ़ील्ड नहीं होती है, ठीक है। अगर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डेवलपर है, तो वो ये काम जानता होता है, तो फिर इसलिए ये होता है बेसिकली कि वो एक ही डेवलपर हायर करते हैं जो कि अपना सॉफ्टवेयर भी बनाता है और फिर साथ साथ उसकी सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। तो हमारे पास जो है वो इस तरह का ना कोई यहाँ पे सेपरेट फील्ड नहीं होती है इसकी। हाँ, लेकिन अगर आप बाहर कहीं चले जाएँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी और कंट्री में चले जाएँ ना अब्रॉड, तो वहाँ पे इनकी सेपरेट फ़ील्ड्स होती हैं। और इसके अलावा ना वो इन फ़ील्ड्स में जो जॉब्स होती हैं उनके लिए डिमांड करते हैं कि इस फ़ील्ड में एक सर्टिफ़िकेशन होनी चाहिए, जो कि सर्टिफ़िकेशन उसी कंट्री की होनी चाहिए। फिर आपको वहाँ जाके कोई कोर्स लेना पड़ता है इसका, और इसमें मास्टर होना पड़ता है, फिर आपको इसकी जॉब मिल जाती है, जो कि एक अच्छी जॉब होती है और एक हाईली पेइंग जॉब होती है। जो फिफ्थ नंबर पे फील्ड है वो है फिनटेक इंजीनियरिंग। ये फिनटेक इंजीनियर्स जो होते हैं बेसिकली वो मैनेज करते हैं आपकी डेटाबेसेस को और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को। जैसे कि हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका डेफिनेटली एक क्लाउड होता है और एक डेटाबेस होता है जिसको ये लोग मैनेज करते हैं। तो इसके लिए भी यही सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन वही बात है कि जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की एक सेपरेट पोस्ट नहीं होती है, इसी तरह फिनटेक इंजीनियर की भी एक सेपरेट पोस्ट पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं होती है। वो एक कंप्यूटर डेवलपर हायर कर लेते हैं और फिर उसी के साथ जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये डाटा एनालिस्ट जो होता है, ये क्या होता है? ये एक ही चीज़ है? जो सिक्स नंबर पे हाईली स्कोप वाली जॉब है वो है डाटा एनालिस्ट की और डाटा साइंटिस्ट की। तो बेसिकली इनका क्या पर्पस होता है, जब आप ना कोई एक रोबोट बनाते हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनाते हैं जो कि एआई पे बेस करता है, तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। अब मैंने भी आपको मतलब कि बताया थोड़ी देर पहले ही कि जो फेसबुक क्या करता है, वो आपके इंटरेस्ट को कैप्चर कर लेता है और फिर उस इंटरेस्ट की बेस पे आपको आपकी न्यूज़ फीड पे पोस्ट दिखाता है। तो बेसिकली वो क्या होता है कि वो आपको डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, वो आपका डेटा इकट्ठा कर लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। आपने अपनी सर्च में लिखा परफ्यूम्स को, तो वो कैप्चर अपने पास उस डाटा को कैप्चर कर लेगा कि इसने जो कीवर्ड लिखा है वो है परफ्यूम। फिर वो जो पोस्ट में परफ्यूम आ रहा होगा ना, वो सारी आपको वही पोस्ट दिखाना शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये काम होता है डाटा एनालिस्ट का। वो सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, वो अपने मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और फिर उसकी बेस पे जो है ना वो आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है फील्ड, उसमें आती है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। अब जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोप है ना इसका है एग्रीकल्चर साइड पे। एग्रीकल्चर में जो हमारे पास अब मतलब अच्छी और ट्रेंडी और एफिशिएंट मशीन्स आ रही हैं, तो ये सारा कुछ रोबोटिक्स इंजीनियर करते हैं। उन मशीन्स को बनाना, उनको क्या कहते हैं, उनको सारा मैनेज करना, उनमें कोई इशू आ रहा है तो उसको फिक्स करना, तो ये सारा काम उनके ज़िम्मे होता है। लेकिन पाकिस्तान में इन मशीनरीज़ को बनाने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी मतलब कि कम है, काफ़ी कम स्कोप पे काम कर रही हैं। तो लेकिन अगर आप अब्रॉड जाएंगे तो इस फील्ड की बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है।
अच्छा, मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है इसकी आने वाले वक्त में क्या अहमियत है? हम सब जानते हैं कि ये जो आजकल का दौर है इसमें इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी कितनी मैटर करती है। हमारी जो ये डाटा नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि सिम्स जिसे आप कहते हैं, तो ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बगैर तो अब दुनिया चल ही नहीं रही है। तो इस तरह से जो हमारे पास एक नंबर पे फील्ड आती है वो है इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी, जो कि इसी सबसे रिलेटेड है। इनमें क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो डेटा सेंटर्स में इन नेटवर्क्स जो सेंटर्स होते हैं इनमें काम करते हैं और वहाँ से जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, और फिर आगे जो अपनी सर्विसेज ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन सब के लिए सारा कुछ मैनेज करते हैं। इसके अलावा फिर जो हमारे पास 9 नंबर पे फील्ड है वो है फॉर्म ऑपरेटर्स की। जो ये फॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं ये मैनेज करते हैं जैसे कि हमारे पास हम पौधे लगाते हैं ना खेतों में, और इसके अलावा आपाशी करते हैं, वहाँ पे कटाई होती है। तो उस सब के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, ट्रैक्टर्स वगैरह, लोडिंग मशीन्स वगैरह और क्लीनर्स और ड्रायर्स वगैरह, ये लोग इस सब में काम करते हैं। तो इन फी मतलब कि ये जो मशीन्स होती हैं और इसके लिए जो भी इनको काटने के, चीज़ें करने के आपाशी के तरीके होते हैं, इनको ऑपरेट करने में जो वो लोगों की हेल्प करते हैं। अच्छा, आखिरी फील्ड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, इसके बारे में बताएं। लास्ट जो फील्ड है हायर स्कोप जिसका फ्यूचर में होगा वो है डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स की। अब ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ना अब एक जैसे कि समझें सॉफ्टवेयर बन गया, उसको अपडेट करना होता है फ्यूचर में। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगी कि अगर हम 90s की बात करें तो तब हमारे पास रिसोर्सेज रहने के लिए, खाने पीने के लिए रिसोर्सेज काफ़ी कम थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे आते गए तो चीज़ें बढ़ती गई, एवोल्यूशन होती गई, और इसके अलावा अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो उस दौर में नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये क्या हुआ है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें अपडेट हुई हैं। इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर हम ये मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, फेसबुक होता है, जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। जब ये शुरू में बने थे तो ये बहुत सिंपल सी ऐप्स थी। अगर आप व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप बहुत सिंपल था। इसमें आप किसी का लास्ट सीन नहीं देख सकते थे, आप किसी को वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इसने अपने फीचर्स ज़्यादा कर दिए। व्हाट्सएप में पहले स्टेटस आप नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब अपडेट आप हो गया स्टेटस ना। लगा सकते सही हैं। है। तो ये इस तरह से एवोल्यूशन होती है। तो इस तरह से जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बेसिकली इस चीज़ में काम करते हैं कि वो टेक्नोलॉजीज़ को अपडेट करने में और उसके बारे में अपनी जो है वो राय देते हैं और फिर उस पर काम भी करते हैं। अच्छा, ये तमाम फील्ड जो आपने बताई हैं ये सारी रेलेवेंट हैं कंप्यूटर साइंस के साथ? मैंने बहुत सारी फील्ड्स के बारे में आपको बताया जो कि रिलेट करती हैं कंप्यूटर साइंस से। इसके अलावा कुछ हैं ऐसी 2-3 जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करती थी और एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से के बारे में थी। तो इनके अलावा जितने भी फील्ड्स हैं उन सबका रिलेशन कंप्यूटर साइंस से है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हैं और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ है आपकी, तो आप इस तरफ जा सकते हैं। मतलब कि इन फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं, इनमें से किसी भी फील्ड की तरफ। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका एफएससी के बाद जो है वो कंप्यूटर साइंस में आपकी डिग्री हो, आपकी 4 ईयर एजुकेशन हो। दैट रियली डजंट मैटर। अगर आपको किसी स्किल को सीखना है या आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है तो आप सिंपल यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप कोर्सेरा पे जा सकते हैं, आप लिंक्डइन से बहुत सारे कोर्सेज परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते, कोर्सेरा पे काफ़ी सारे कोर्सेज फ्री होते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे तो सारे ही फ्री होते हैं, तो आप इजीली कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप किसी भी फ्रेंड को ज्वाइन करें, आप जो है वहाँ पे ग्रो करें, अपनी लर्निंग्स को इन्हांस करें, और आगे जो है वो इसमें आप मास्टर कर जाएंगे बाय टाइम। फिर आप जो है फ्यूचर में अपना एक फर्म खोल सकते हैं, आप अपनी बिज़नेस डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इस तरह से जो है वो आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर साइंस और आईटी करने के बावजूद भी कई लोग जॉबलेस हैं, उनको जॉब ही नहीं मिलती। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि कंप्यूटर साइंस और या इसके रेलिवेंट किसी भी फील्ड लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ग्रेजुएशन के बाद या 2 ईयर एजुकेशन के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टिल ना उनके पास जॉब नहीं होती है। तो इसमें ना जो लैक ऑफ नॉलेज है ना, असल में वो मेन फैक्टर है। अब स्टूडेंट्स को ना ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने असल में करना क्या है या इस फील्ड में आने के बाद वो कर क्या सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में ये बताते नहीं है, ये बताया नहीं जाता वहाँ पे।
हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, स्पेशली पाकिस्तान में, तो वो हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, वो हमें इतना तो बता देते हैं कि कंप्यूटर साइंस क्या है, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब वो हमें ना एक हेड्स अप दे देते हैं, एक बेसिक लेवल का जो नॉलेज होता है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आगे जो डीप डाइविंग होती है ना, कि आपने ख़ुद देखना होता है कि मैंने अब इसमें आगे करना क्या है। अब कंप्यूटर साइंस है, मैंने ख़ुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो मेरी जो 4 ईयर की एजुकेशन थी उसमें मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ पढ़े, डिफरेंट कोर्सेज़ पढ़े। लेकिन वो डिफरेंट कोर्सेज़ जो थे ना, वो सिर्फ मुझे एक बेसिक लेवल की नॉलेज दे रहे थे, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी था उस फील्ड की। लेकिन मुझे उसमें उसके लिए जॉब मार्केट में जाके क्या करना है, वो मुझे ये सब नॉलेज नहीं दे रहे थे। तो फिर आपने ये सब कहाँ से सीखा? ये सब कुछ मैंने डेफ़िनेटली सीखा जब मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट की, जब मैं प्रैक्टिकल चीज़ें देखी, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। वो मैं पहले क्यों नहीं जान सकी, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला भी डेफ़िनेटली नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि खाली कंप्यूटर साइंस या आईटी कर लेना काफ़ी नहीं है। असल में हमारे पास ना कंप्यूटर साइंस हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना हमें अपनी एक डोमेन सोचनी होती है। अब ये जो लैंग्वेजेस थी ना, ये सी प्लस प्लस और इस तरह की, ये सारी ना पुराने वक्तों की थी। अब हमारे पास बहुत सारी ना नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत सारी नई लैंग्वेजेस आ गई हैं, जिसमें कि क्या कहते हैं, अगर आप वेब की बात करें तो रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो पहले था कि आप नेटिव साइट पे जाते थे। आईओएस की एप्लीकेशंस के लिए आपकी अलग कोडिंग होती थी, स्विफ्ट में होती थी, और इसके लिए आपको क्या कहते हैं, रिएक्ट नेटिव यूज़ करना पड़ता था एंड्रॉयड साइट के लिए। अब क्या है, अब फ्लटर का दौर है, उसमें ये है कि आप एंड्रॉयड और आईओएस के लिए आपको अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ता, एक ही कोड बेस होती है आपकी, दोनों के लिए एप्लीकेशन बन जाती है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे मार्केट में ट्रेंड क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो अपनी स्किल के ऊपर फोकस करना है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट में इस टाइम ट्रेंड क्या है, तो इस टाइम जेंगो का ट्रेंड है, जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है। इसमें फ्लटर का ट्रेंड है फॉर मोबाइल एप्लीकेशन विद फायरबेस। इसके अलावा जो है वो रिएक्ट जेएस का जो है वो ट्रेंड है फॉर वेब एप्लीकेशंस। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये इस टाइम मार्केट में जो है वो टॉप पे जा रही हैं। रिजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे रब्ता रहेगा। तो नाज़रीन, अगर आप भी डिबेट टाइम में हिस्सा लेना चाहते हैं और अपने कोई भी स्किल आपके पास है वो शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, कोई नज़रिया है आपका किसी किस्म का भी लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।